संगीत में भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल किसे कहते हैं? 5000 ईसा पूर्व के समय को। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा था। देसी लोक से जुड़ा था, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेदों में गाने के जो निर्देश दिए गए थे उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोपचार के तरीकों को ही साम कहते हैं। ये भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते हैं, है ना। अन्य कलाओं की तरह संगीत का भी वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितने करीब था। अब आगे देखिए, भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है, यानी कि कौन सी राग कब गाई जाती है और किस समय पे गाई जाती है। आगे देखिए, इसमें भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, जो सबसे 3 बजे के समय सुबह के भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से है, ये सुबह गाई जाती है। दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से है। तो कौशिक और हिंडोला राग रात में गाया जाता है। ये पूरा अंडरलाइन करेंगे आप, कौन सा राग किस समय गाया जाता है, ये क्वेश्चन इससे एक बन सकता है ना। अगर आपने आगे देखिए, अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीत की किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। जैसे वीणा, जलतरंग, रबाब, तोदार या दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली है। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी, है ना, वीणा बजाते थे लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भारत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव है। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। कजरी कब गाई जाती है? वर्षा ऋतु में, है ना। गाने वर्षा ऋतु के, सावन आता है जब, है ना। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे, है ना। जब जन्म होता है बच्चे का तब भी गाँव में लोकगीत गाए जाते हैं। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। जो भी कोई उत्सव मनाया जाता है या ऋतुएं आती है उसका स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ है, पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती। मतलब अब संगीत को क्या रूप दे दिया गया है? व्यवसायिक, यानी बिजनेस का रूप बना दिया गया, पैसे कमाने का धन, है ना। और अब पहले भारत का सबसे अच्छा समय था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। मतलब खाना पीना, उसके बाद संगीत सुनना मनुष्य का जरूरी अंग बन गया था। अब देखिए नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। अभिनय यानी प्रदर्शन करना। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय करना, प्रदर्शन करना। इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में भाव और भंगिमा, नृत्य में जो डांस करते हैं, है ना, उसमें भाव भंगिमा जरूरी है। और ना आदत और या के ऊपर जो रेप है उसका मतलब क्या होता है? अभिनय करना, प्रदर्शन करना। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। भारत में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। भारत देश में हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कलाएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है।
जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सबसे नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुवाई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलना उनके पांवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पांव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। गेहूं की फसल बोलते हैं तो उसको भी एक त्योहार का रूप दे दिया जाता है। सभी लोग नृत्यों में गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते, गोल गोल बना लेते हैं और हाथ में हाथ डाले डांस करते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती है। राजस्थान की महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती है। ये भी अंडरलाइन आपको करना है। पंजाब में क्या करती है महिलाएं? गिद्दा। और राजस्थान की महिलाएं ओढ़नी ढककर क्या करती है? घूमर। गुजरात में डांडिया, है ना, के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, डंडे से जो खेला जाता है ना दुर्गा जी के समय अपने यहाँ पर, तो वैसे ही गरबा नृत्य का एक पुरुष भी किए जाते, पुरुषों के द्वारा भी किए जाते हैं। गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र की मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र में, है ना, मछली पालन के समय जब मछली को पालन किया जाता है। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, ये भी अंडरलाइन करेंगे, अपने अद्भुत ऐंद्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भारतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है, यानी जब खेत काट दिए जाते हैं तो वहां पर ये किया जाता है। लोक नृत्यों में निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निसी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोल्हम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ का झारखंड के लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल का छाऊ उल्लेखनीय। ये सब आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि कहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सी चित्रकला है, ये सब आपको इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे देखिए, अलग अलग राज्यों की ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं, गोल बनाकर, है ना। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती है। ध्यान देने की बात यह भी, राजस्थान में भी बोलते हैं कि कला को कैसे बांध सकती है, वो भी करती है नृत्य, है ना। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, यानी कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा पाठ, तो भी नृत्य किए जाते हैं। पर यह किसी एक धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म में, सभी धर्मों में। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। विद्वानों का मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। लोक नृत्य जब हुआ पहले लोगों के द्वारा किया गया तभी शास्त्रीय नृत्य हुआ। जैसे देखिए असम का शास्त्रीय नृत्य, इसको बोलते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य। असम में कौन सा नृत्य? तो शास्त्रीय नृत्य। आगे देखिए, भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग तो सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा है ना। अगली बार आप ध्यान से देखिए, भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, भवों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने की महारत हासिल है ना। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं को कह देने से परंपरा नृत्य कला में मिलती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं, जैसे अपन ये करते हैं ना इस प्रकार। बांस नृत्य मिजोरम, बांस नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में, ये अंडरलाइन करेंगे, है ना। हाथों की विभिन्न मुद्राएं, इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहटिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भारतनाट्यम मौजूद है। असम के शास्त्रीय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से।
क्योंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत है, तपस्या की बहुत जरूरत थी, इसलिए ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे, यानी कि जिससे पैसे कमा सके, व्यावसायिक ही लोग सीख सकते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। आगे देखिए, भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची है, वर्षा इनके बीच संवाद होता रहा है ना, वर्षों से इनके बीच संवाद होता, अभी से ही नहीं पहुंची बोलते हैं ये, बहुत पहलों से इनके बीच क्या होता था, बातचीत संवाद होता था। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है, पहले की संस्कृति का और अभी की संस्कृति का। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। अनेक प्रकार के नृत्य जो है, ध्यान देने की, अंत में आप देखिए ये पाठ समाप्त हो रहा है। अंत में ध्यान देने की बात यह है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती है ना, समूह से ही। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है, यानी कि बिजनेस भी रहा है। सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे को जोड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना की संकेत है। एक साथ उठना कितना अच्छा लगता है जब अपन 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन क्या करते हैं, परेड देखते हैं, लोक नृत्य देखते हैं, एक साथ सभी लोग पैर उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, तो वो कितना प्यारा दृश्य लगता है ना। तो आप अपने आप में भारत के अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत है। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इसका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से भी अवश्य होगा। इसका मतलब है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम का तात्पर्य कि सारा संसार ही हमारा परिवार है, इस भावना से उत्पन्न हुआ होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज भी पूरा विश्व में, यानी यहाँ की जो कलाएं सारे विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखिए लेखकों के बारे में, तो कुछ शॉर्टकट में है। सबसे पहले कुमार गंधर्व का जीवन परिचय आपको देखना है। 1924 को जन्म, 1992 को मृत्यु। सल्व सुलेभावी, जिला बेलगांव कर्नाटक में। मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति। ये लता मंगेशकर जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में वे जो लता मंगेशकर, उसके हैं कुमार गंधर्व, है ना। जीवन परिचय अगर हमने पहले बताया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गाया है। लोक में बसे रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया। सेकंड पार्ट हमने पढ़े थे राजस्थान की रजत गूंजे। अनुपम मिश्र, जन्म 1948, 2016 में मृत्यु, ठीक है। जन्म वर्धा महाराष्ट्र में, 48 को जन्म, 2016 को मृत्यु। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिसमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित। पर्यावरण संबंधी आंदोलन से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े थे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई है। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध है। और लास्ट वाला थर्ड जो चैप्टर पढ़े थे, जिसमें तक के 3 चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आपको रहेंगे। बाकी ये जो अभी हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे। हम इसकी फोटो सेंड कर देंगे, जहां जहां अंडरलाइन है आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सके, मतलब याद रहे, है ना। अब देखिए लास्ट था ये राजस्थान की रजत बूंदे के अंतर्गत बेबी हालदार, सन 1974 में जन्म अनुमानित बताया गया। ये क्या है? जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म, वहां जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, है ना। जैसे ये 20 की है तो 40 साल के व्यक्ति से शादी किया उन्होंने। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गए।
कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधरी एक मात्र पुस्तक है। बांग्ला में लिखी गई और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। घर का काम करने वाली ये जो है लेखिका है ना। तो इस प्रकार आज अपना ये वितान बुक समाप्त हो चुकी है। अब हम मंडे से आपको क्या करेंगे, गद्य का जो भी चैप्टर चल रहा होगा 7 वगैरह या 8 वो आपको पढ़ाएंगे। आज की कक्षा ये समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।